सेकेंडरी स्कूल फुलकर्रा से गौरव गरियाबंद के तहत आपको मैं अर्थशास्त्र पढ़ाने वाली हूँ। और आज का हमारा विषय टॉपिक जो हमने चुना है, विषय का पहला ही चैप्टर समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो परीक्षा की निकटता को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों को उसी तरह से अध्ययन करें जैसे कि प्रश्न आने वाला है। बच्चों, आपको पता ही है ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर को 4 अंकों का वेटेज मिला है और 4 अंक का एक ही प्रश्न आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि 4-4 अंक के प्रश्नों के हिसाब से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करें, अपने चैप्टर को कंप्लीट करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि आर्थिक समस्या क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है। रॉबिन्स की परिभाषा भी है। अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा कि वस्तुओं की सीमितता या साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अधिकता, इसमें जो चयन की समस्या आती है वही जो है अर्थशास्त्र का विषय है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये समस्या आती क्यों है। तो आपको पता है बच्चों कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हमको साइकिल मिल गई तो हम मोटरसाइकिल बाइक चाहने लगते हैं, बाइक मिल गई तो हम कार की इच्छा करने लगते हैं। और कई आवश्यकताएं तो ऐसी होती हैं कि एक बार पूरी हुई और दूसरी बार उनकी फिर आवश्यकता होती है। जैसे भोजन की आवश्यकता एक बार पूरी हुई और हमको पुनः उससे लेना पड़ता है। तो और कई जो साधन हैं, इसमें ये है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं और साथ ही एक तीसरी शर्त जो है कि साधनों का एक से अधिक उपयोग, जिसको हम कहते हैं वैकल्पिक उपयोग, किया जा सकता है। जैसे कि हम बिजली का उपयोग पंखा चलाने के लिए, बिजली का मीटर चलाने के लिए, उद्योगों में प्रशीतक चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, तो अलग अलग तरीके से घर में रोशनी करने के लिए, हीटर चलाने के लिए, आजकल इंडक्शन चलाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जिसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो एक ही साधन से हमारी कई सारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती जाती हैं। अगर हमारे साधन भी आवश्यकताओं की तरह अनंत होते, जैसे कि हमने कहा कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, तो अगर हमारी आवश्यकताएं भी हमारे साधन भी आवश्यकताओं की तरह अनंत होते तो चुनाव की कोई समस्या ही नहीं आती, कोई आर्थिक समस्या ही नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं। पहला है इसमें असीमित आवश्यकताएं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अभी हमने चर्चा की कि एक आवश्यकता के पूरी होते ही हम दूसरी आवश्यकता की तरफ जाने लगते हैं और कई आवश्यकताएं तो ऐसी रहती हैं जिनकी एक बार हम पूर्ति कर लें तो पुनः उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जल की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, वस्त्रों की आवश्यकता। तो इस तरीके से कई आवश्यकताएं होती हैं जो असीमित होती हैं। दूसरा हमारा है विभिन्न प्राथमिकताएं। विभिन्न प्राथमिकताएं, यहाँ हम देखेंगे कि हर मनुष्य की आवश्यकता अलग अलग होती है। मान लीजिए एक पिता को, उसने सोचा कि इस बार की सैलरी आएगी और उसमें मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। जैसे ही सैलरी आती है, बच्चा आता है और कहता है कि पिताजी मुझे 500 रुपये स्कूल की फीस में जमा करने हैं। अब बताइए पिताजी क्या करेंगे? या वो अपनी आवश्यकता पूरी करेंगे, 1000 रुपए का जूता खरीदेंगे, या बच्चे के लिए उसके स्कूल की फीस देंगे? तो निश्चित रूप से जो आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उसको पूरा करेंगे।
तो अब पिता क्या कर रहे हैं कि भाई अगले बार मैं जूता खरीद लूँगा और इस बार मैं बच्चे की फीस दे देता हूँ। तो मनुष्य की आवश्यकताएं और उनकी तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता है तो भूख तेज लगी है, किसी को पानी की आवश्यकता है, प्यास अधिक तेज लगी है। तीसरी इसमें जो बात होती है कि साधन सीमित हैं, साधन सीमित हैं। चुनाव की समस्या भी इसीलिए आती है कि हमारे पास जो साधन हैं वो सीमित हैं। अगर हम ये सोचें कि कोई करोड़पति व्यक्ति है तो क्या उसकी भी आवश्यकताएं ऐसी सीमित साधन के कारण कम हो जाएं, पूरी नहीं होंगी? तो जी हाँ, उनकी भी आवश्यकताएं असीमित साधन, सीमित साधनों के कारण जब उनके पास साधन पर्याप्त हैं तो उनकी आवश्यकता भी कैसी होगी? तो अधिक ऊंची होगी। इसीलिए उनके साधन जो हैं वो सीमित होते हैं और इसी कारण चुनाव की समस्या आती है। और हम अपने आवश्यक साधनों को संतुष्ट करके फिर हम अधिकतम आवश्यकता प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर चौथा है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। साधनों का वैकल्पिक उपयोग। साधन जो है एक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में काम आते हैं। जैसे बिजली का उदाहरण दिया और मुद्रा तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हम हर आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं, तो जैसे एक व्यक्ति के सामने समस्या आती है वैसी एक देश के सामने समस्या आती है। देश के सामने किस तरह की समस्या आती है तो ये हम देखेंगे कि जो एक अर्थव्यवस्था है उसकी जो समस्याएं होती हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित की जाएं या उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित की जाएं, निजी वस्तुएं उत्पादित की जाएं या नागरिक वस्तुएं उत्पादित की जाएं या सैनिक वस्तुएं उत्पादित की जाएं या उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित किया जाए। तो ये एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या रहती है कि उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन किस चीज का किया जाए। दूसरी समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की समस्याएं। पहला देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या होती है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और तीसरी समस्या होती है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए से मतलब यहाँ पर पूंजीगत तरीके का उपयोग किया जाए, मशीनरी का उत्पादन किया, मशीनरी के द्वारा उत्पादन किया जाए या श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाए। मशीनरी का उपयोग पूंजी प्रधान तकनीक, और यदि हम श्रम का उपयोग करते हैं तो एक अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या होती है कि कौन सी चीज का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए, भौतिक वस्तु का उत्पादन किया जाए, दूसरी तरफ कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, पूंजीगत तकनीक का उपयोग किया जाए या फिर श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करके उत्पादन किया जाए। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए बच्चों हम एक उत्पादन संभावना कर्व, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं, उसके माध्यम से हम इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए। इसके लिए हम एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं, सारणी या तालिका का निर्माण कर लेते हैं। चलिए
यहाँ पर हम देखते हैं इकाई या उत्पादन की संभावना या इकाई उत्पादन संभावना। एक किसान के पास हमने मान लिया कि 5 एकड़ जमीन है। उस जमीन में वो किसान क्या उत्पादित करना चाहता है कि उसके उत्पादन की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। गेहूं उत्पादन करेगा, इसको हम मान लेते हैं लाख टन में, और अगर चावल उत्पादन करेगा इसको हम मान लेते हैं लाख टन में। यहाँ पर हमने संभावनाओं की लिस्ट दे दी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 5 कंडीशंस बनते हैं उत्पादन के। अब हम देखते हैं कि चावल का उत्पादन, इसमें 5 लाख क्विंटल, 4 लाख क्विंटल, 3 लाख क्विंटल, 2 लाख क्विंटल, 1 लाख क्विंटल और 0 उत्पादन होता है। उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि 0 उत्पादन हो रहा है, 5 लाख उत्पादन हो रहा है, 5 लाख क्विंटल, 10 लाख क्विंटल, 12 लाख क्विंटल, 14 लाख क्विंटल और 15 लाख क्विंटल। इस तालिका को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम गेहूं के उत्पादन में कमी करते हैं, चावल के उत्पादन में वृद्धि होती जा रही। 0 से 5, 10, 12, 14, 15। गेहूं के उत्पादन में हम कमी करते जा रहे हैं 5, 4 या इसी को हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम चावल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, गेहूं के उत्पादन में कमी होती जाती है। यहाँ 2 कंडीशन ऐसे बन रहे हैं, ए और एफ, जहां पर सिर्फ एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, दूसरी वस्तु का उत्पादन 0 है। जैसे कि ए स्थिति में गेहूं का उत्पादन 5 लाख क्विंटल हो रहा है पर चावल का उत्पादन 0 है। उसी तरीके से एफ अंतिम कंडीशन में गेहूं का उत्पादन 0 हो रहा है और चावल का उत्पादन 15 लाख टन हो रहा है। बीच की जो स्थितियां बी, सी, डी ये बताती हैं कि ये अलग अलग संभावनाएं उत्पादन के दोनों अनाजों में उत्पादन की जो अलग अलग संभावनाएं हैं उसको स्पष्ट करता है। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं इसी सारणी को। ओ वाई पर हम गेहूं उत्पादन दिखा देते हैं लाख टन में, और ओ एक्स अक्ष पर हम चावल का उत्पादन दिखा रहे हैं लाख टन में। अब बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर जो विभिन्न स्थितियां हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 5 स्थितियां बन रही हैं। उसी तरीके से जो चावल का उत्पादन है 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, पाँच, 10 और ये 15 क्विंटल। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हमारी पहली स्थिति है ए, जिसमें कि उत्पादन हो रहा है 5 लाख टन गेहूं का, उस समय चावल की स्थिति कितनी है? 0 है। 5 लाख टन गेहूं का तो चावल का उत्पादन 0 है। जब गेहूं का उत्पादन 4 लाख टन हो रहा है तो चावल का उत्पादन 5 लाख टन। इसी तरीके से सी कंडीशन में गेहूं का उत्पादन हो रहा है 3 और चावल का उत्पादन हो रहा है 10। चौथी स्थिति बन रही है डी में, गेहूं का उत्पादन हो रहा है 2 और चावल का उत्पादन हो रहा है 12।
पांचवी स्थिति की, जिसमें 1 लाख टन चावल का उत्पादन हो रहा है और गेहूं का उत्पादन हो रहा है 15 लाख टन। अब हम इन स्थितियों को आपस में मिला देते हैं, तो हमको जो ये रेखा प्राप्त हुई इसी को हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, PPC। अब एक सवाल उठता है बच्चों की, क्या ये कर्व आगे या पीछे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर एक शर्त है, मान्यताएं बताएंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक शर्त है कि अगर हमने साधनों का पूरा उपयोग किया, ये जो स्थिति है वो साधनों के संसाधन के संपूर्ण उपयोग की स्थिति है, संसाधन का पूर्ण उपयोग। अगर ये कर्व अंदर की तरफ बनता है, ये प्रदर्शित करता है मूल बिंदु की तरफ बनता है अगर ये कर्व, तो संसाधनों का अल्प उपयोग किया गया है। संसाधनों का अल्प उपयोग दिखाता है कर्व का मूल बिंदु की तरफ आना। और अगर ये कर्व बाहर की तरफ बनता है तो ये दिखाता है कि संसाधनों में विकास हुआ है। संसाधनों में विकास हुआ है, कहने का मतलब कि श्रम या पूंजी या भूमि की मात्रा या जल की मात्रा बढ़ाई गई है, इसलिए उत्पादन की मात्रा बढ़ी। और अंदर की तरफ होना, मूल बिंदु की तरफ अंदर की होना, ये दिखाता है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। पर ये जो ए से एफ है, ए से एफ जो बिंदु है वो ये कर्व ये दर्शाता है कि वास्तव में संसाधनों का पूर्ण उपयोग हुआ है। तो ये हुआ हमारे प्रोबेबिलिटी कर्व PPC। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं से मतलब कि कंडीशंस, अगर ऐसा हुआ तो शर्तें, कुछ बातें रहेंगी तब ये नियम लागू होगा। तो इसमें पहले ये मान लिया जाता है कि संसाधनों की मात्रा जो है वो सीमित है। आप देखते हैं भूमि हमारे पास सीमित है, या जितनी मात्रा का उपयोग किया गया उसमें सिर्फ 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, और जो भी संसाधन पानी, बिजली, श्रम पूंजी के रूप में, भूमि के रूप में लग रहा है वो स्थिर रहेगी। ये इसकी पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त इसमें है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ऐसा नहीं है कि 8 मजदूर काम करने गए और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, 2 काम नहीं कर रहे हैं, या 8 मजदूर काम कर रहे हैं पर सिर्फ 4 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो ये संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये मान्यता, ये शर्त तभी लागू होगी जब संसाधन पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा। तीसरी इसमें शर्त है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने किसान का उदाहरण लिया। मान लीजिए किसान अगर खेती करता है हल के द्वारा, तो अगली बार या नेक्स्ट टाइम वो ट्रैक्टर आदि का उपयोग नहीं करेगा। अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करेगा तो स्वाभाविक है कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए हमारी तीसरी मान्यता या शर्त यह है कि उत्पादन की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो चौथी शर्त हम मानते हैं कि एक देश में सिर्फ 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तीसरी वस्तु के लिए फिर अगर हम उपयोग करेंगे तो उत्पादन संभावना वक्र की शर्त पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं,
इसमें कहा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरती हुई होती है या मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है। नतोदर पहला इसमें जो शर्त है यही पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरती होती है, क्यों? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं या उसकी ढाल बाएं से दाएं नीचे को गिरती हुई होती है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है या इसी को हम कहते हैं अवतल होता है। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि इस कर्म में हम दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर हमको किसी एक वस्तु का, जैसे हमारी सारणी में पिछले उदाहरण में हम देखें कि अगर हमको गेहूं की मात्रा अधिक करनी पड़ी तो चावल की मात्रा को कम करना पड़ा, और यदि हम चावल की मात्रा अधिक करना चाहते हैं तो हमको गेहूं की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम एक वस्तु का एक अधिक उत्पादन करें, ये तभी संभव है कि जब हम दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करें। तो इसीलिए ये जो पीपीसी कर्व है ऊपर से बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, ढलता हुआ होता है। तो बच्चों ये जो मूल बिंदु के प्रति, इसी को आपको दिखाया कि ये मूल बिंदु के प्रति ये हट सकता है क्या? तो हाँ, ये मूल बिंदु से अंदर और बाहर की ओर हट सकता है उत्पादन संभावना वक्र। और दोनों ही स्थितियां क्या बताती हैं कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हुआ है तो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा। अगर संसाधनों का उपयोग कम हुआ है तो वक्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ बनेगा, और अगर उससे बाहर बन रहा है ये प्रदर्शित करता है कि साधनों का अधिकतम उपयोग हुआ है। अब दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का। चलिए अगर हम देखें, ये जो दो प्रणालियां हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन की, दो प्रणालियां व्यष्टि और समष्टि, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा ले सकते हैं कि व्यष्टि का पहला अक्षर व्य, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल, और समष्टि संपूर्ण। इसको मैक्रो माइक्रो के स्पेलिंग से भी आप ले सकते हैं। दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ क्या अंतर है? MI और MA, मैक्रो माइक्रो, इससे भी आप समझ सकते हैं। पर आप समझने के लिए ये ध्यान रखिए कि जो व्यष्टि और समष्टि है, इस दोनों को समझने के लिए व्यक्तिगत, व्यष्टि व्यक्तिगत छोटी इकाइयों का अध्ययन, जैसे एक फर्म का अध्ययन, व्यक्ति का आय का अध्ययन, परिवार का अध्ययन, उद्योग का अध्ययन, ये छोटी इकाई छोटे क्षेत्र का अध्ययन, इसके लिए व्यष्टि का उपयोग किया जाता है। और समष्टि के लिए इसमें संपूर्ण का अध्ययन, जैसे संपूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, रोजगार, कीमत का निर्धारण, यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, क्योंकि किसी वस्तु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा होता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है। तो यहाँ हम अगर देखिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं कि अगर मैं सिर्फ टमाटर की कीमत के बारे में जानना चाहती हूँ तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हुआ, और अगर मैं पूरे देश में सब्जियों की कीमत के बारे में जानना चाहती हूँ तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हुआ। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, अगर मैं सिर्फ ताजमहल के बारे में बात कर रही हूँ तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हुआ, और अगर मैं पूरे देश के दर्शनीय पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर रही हूँ तो ये समष्टि का विषय हुआ। तो इन उदाहरणों से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। व्यष्टि में हम एक की बात करते हैं और समष्टि में हम सकल संपूर्ण की बात करते हैं। अब इन दोनों उदाहरण से आपको क्लियर होने के बाद मैं इस बताती हूँ, वास्तव में ये जो अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र हैं, दो प्रणालियां हैं, यहाँ पर फिर एक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए
चलिए हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या। तो वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अध्ययन की दो अलग अलग प्रणालियां, दोनों के द्वारा ही अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन हो सकता है। किसी एक को उपयोग करके, किसी एक प्रणाली का उपयोग करके हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, दोनों की निर्भरता है। तो चलिए हम पहले क्लियर करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र किस तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। इसके लिए हम देखेंगे, और यहाँ पर एक बहुत कोट किया जा सकता है सैमुअल्सन की परिभाषा को, कि वास्तव में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, यहाँ पर आपको एक बता दें कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो व्यष्टि है उसी को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह रहे हैं और जो समष्टि है उसी को व्यापक अर्थशास्त्र कह रहे हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, और अगर आप इनमें से किसी एक के बारे में जानते हैं और दूसरे के बारे में अनभिज्ञ हैं तो सैमुअल्सन कहते हैं कि आप अर्ध शिक्षित हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दोनों की ही महत्ता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण करने के लिए दोनों ही प्रणालियों की महत्ता है। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का विश्लेषण करें तो उसके संबंध में अगर हमको नीति बनानी है, हमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में हमको सही जानकारी प्राप्त हो। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सही विश्लेषण के बगैर पूर्ण नहीं होगा। और दूसरी बात है, जब व्यक्तिगत इकाइयों की जारी प्राप्त नहीं होती तो आर्थिक निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय निकालना है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है? देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जनसंख्या की या जो पीपुल्स हैं उनकी पूरी जानकारी, उनकी आय की पूरी जानकारी और उसी का संग्रह जोड़ ही राष्ट्रीय आय होता है। कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है अर्थव्यवस्था में, कौन सा काम कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, उसके आय की व्यक्तिगत जानकारी ही क्या प्रदर्शित करती है? राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करती है। और व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के योग से ही आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण होता है। जैसे एक एक व्यक्ति बचत किया और यहीं से फिर समष्टि का जन्म होता है। वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत जॉन मेनार्ड किन्स से हुई। उन्होंने वो जब अध्ययन कर रहे थे, उनके जो शिक्षक थे वो पारंपरिक अर्थशास्त्री थे, जो ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ व्यक्तिगत खर्च, उत्पादन, लेन देन, विनिमय, वितरण, ये सब व्यक्तिगत होता है। फिर किन्स को लगा कि नहीं, अगर ये व्यष्टि के साथ समष्टि का भी उदाहरण आना चाहिए। उन्होंने 2-3 वर्ष नौकरी की पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद फिर भी वो बात उनके दिमाग में घूम रही थी कि जो ये समष्टि अर्थशास्त्र, फिर उन्होंने बचत का उदाहरण लिया और सोचा कि बचत एक व्यक्ति के लिए तो सही है, पर अगर पूरा राष्ट्र बचत करने लग जाए तो फिर अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। सब व्यक्ति अगर बचाने लगे तो उत्पादन ठप हो जाएगा, लोग मांग ही नहीं करेंगे, सिर्फ बचाने में लग जाएंगे। तो यहीं से फिर किन्स के द्वारा 1933 में एक पुस्तक आई, उसमें उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। अब हम देखें कि ये तो हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र किस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। अब आगे देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। दोनों की निर्भरता देख रहे हैं, दोनों की पूरकता देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एक कोई फर्म है, अगर वो कोई फर्म कितना माल विक्रय करेगी, ये अपनी कीमत का स्वयं निर्धारण नहीं कर सकती। कोई फर्म अपनी कीमत का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकती। कीमत का निर्धारण किससे होगा? कि अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की कितनी कीमत है। तो एक कंपनी को अपनी वस्तु की कीमत निर्धारण करने के लिए अर्थव्यवस्था की तरफ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुआ कि
समष्टि का सहारा कौन लेती है? व्यष्टि लेती है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी को, किसी फर्म को अपने वस्तुओं के उत्पादन करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी का निर्धारण करना हो तो वो व्यक्तिगत मजदूरी का निर्धारण नहीं कर सकती। उसको मजदूरी का निर्धारण करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी की दर चल रही है या मजदूरों के द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है, उसका आधार लेके फिर मजदूरी का निर्धारण करना पड़ेगा। और एक तरह से हम देखें कि जो फर्म कितना उत्पादन करे, कितना उत्पादन करने के लिए भी उसको समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ देखना पड़ेगा। क्यों? कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग कितनी है, मांग जितनी रहेगी और अर्थव्यवस्था में लोगों की आय कितनी है। अगर लोगों की आय अधिक है, अर्थव्यवस्था में लोगों की आय अधिक है, तो कम कीमत की वस्तु को भी लोग अधिक कीमत में खरीद सकते हैं। तो ये जो समष्टि और व्यष्टि दोनों का जो निर्भरता, आपस में जो संयोग, ये निकल के आता है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। वस्तुओं की कीमत निर्धारण में, वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा के निर्धारण में, मजदूरी के निर्धारण में जो समष्टि अर्थव्यवस्था की तरफ व्यष्टि अर्थव्यवस्था को आना ही पड़ेगा। अब इसी प्रश्न को थोड़ा अगर घुमा के पूछे तो कह सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेहतर कौन है? प्रश्न एक ही हुआ। दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक को हम बेहतर या खराब नहीं कह सकते। यहाँ पर भी हमको वही बताना पड़ेगा कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं, आपकी प्रणालियां आपस में एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। सैमुअल्सन के परिभाषा को आप कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के अभाव में हम दूसरे का विश्लेषण नहीं कर सकते, समष्टि के अभाव में व्यष्टि का विश्लेषण, और व्यष्टि के अभाव में हम समष्टि का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है समष्टि और व्यष्टि का अंतर। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर। तो कुछ हम बिंदु ले लेते हैं। पहला हमने ले लिया क्षेत्र के आधार पे। तो बच्चों, क्षेत्र के आधार पे व्यापक क्षेत्र किसका होता है? क्षेत्र के आधार पे देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम देख लेते हैं विषय सामग्री। तो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं वो अंश का अध्ययन करते हैं, छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यापक अध्ययन करते हैं, संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। पूर्ण रोजगार, पूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, संपूर्ण आय आदि का हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरा जो अंतर हम देखेंगे वो है परिभाषा का अंतर। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत यंत्र कहा गया है, तो परिभाषा में जो अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत यंत्र भी कह सकते हैं, कहते हैं।
और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र को प्रमुख यंत्र जो है वो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। इस तरीके से अगर हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का चौथे का अध्ययन देखें तो उपयोगिता, यहाँ पर हम देख सकते हैं चौथा अध्ययन, दोनों में अंतर, उपयोगिता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग सीमित क्षेत्र के लिए किया जाता है, सीमित है इसकी उपयोगिता, और समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता असीमित या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्थिति तक है। तो इस तरीके से हमने समष्टि और व्यष्टि का अंतर, दोनों में एक दूसरे पर निर्भरता देखा बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।